So Simple tutorial. Good morning students. Welcome to SST So Simple tutorial. Today we will do one short revision of the lesson Pastoralists of the Modern World. If you have not watched the detailed video of the lesson, I would suggest you to watch them first for a better understanding. The link is given below in the description. So let's start with unit 1.1. In this unit we will read about pastoralists in the mountains. सबसे पहले शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल से। बच्चों, गुजर बकरवाल भेड़ बकरी पालते हैं and they make their living by selling milk, ghee and butter. They do not build their permanent houses. वे उस जगह रहना प्रेफर करते हैं जहां अपने कैटल के लिए ग्रीन पास्चर्स और ढेर सारा पानी उपलब्ध हो। इसीलिए ये लोग सर्दी गर्मी मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। विंटर में जब पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं और चारा मिलना मुश्किल हो जाता है, तब वे शिवालिक की लो हिल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। शिवालिक में मिलने वाली ड्राई श्रब्स मतलब सूखी झाड़ियाँ इन पशुओं के लिए चारा बन जाती हैं और इस तरह पूरा विंटर वे यहीं गुजारते हैं। अप्रैल महीने के एंड होते होते ये लोग अपवर्ड मूवमेंट शुरू कर देते हैं। ये लोग पीर पांजाल के पास को पार करते हुए कश्मीर घाटी पहुंच जाते हैं। जैसे ही गर्मी शुरू होती है तो बर्फ पिघलने लगती है और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो इस तरह यहाँ उगने वाली तरह तरह की घासों से मवेशियों को अच्छी खुराक मिल जाती है। इस तरह वे सर्दी आने तक वहीं रहते हैं और फिर सितंबर के ख़त्म होते होते उनके नीचे आने की तैयारी शुरू हो जाती है। इस जर्नी में कई परिवार साथ साथ चलते हैं जिसे काफिला कहा जाता है। लेट अस नाउ सी द पेस्टोरलिस्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में रहने वाले पेस्टोरलिस्ट को क्या कहते हैं? गद्दीज। इनका मूवमेंट भी गुज्जर बकरवाल की तरह ही सीजनल मूवमेंट रहता है। ये लोग भी अपनी सर्दी शिवालिक के लोअर हिल्स में ही बिताते हैं। इस समय उनके मवेशी वहाँ के श्रब्स को चरते हैं और फिर अप्रैल के एंड तक नॉर्थवर्ड मूवमेंट शुरू कर देते हैं और पूरी गर्मी लाहौल और स्पीति में बिताते हैं, जहाँ पर उन्हें बर्फ पिघलने के बाद हरे हरे घास के मैदान मिलते हैं। सितंबर आते ही उनकी रिटर्न जर्नी फिर शुरू हो जाती है। वापसी में वे थोड़े समय के लिए लाहौल और स्पीति के गांव में रुकते हैं। वहाँ ये क्या करते हैं? दे रीप द समर हार्वेस्ट एंड सो द विंटर क्रॉप। गर्मी की जो फसल लगाई हुई होती है उसे काट लेते हैं और सर्दी वाली की बुवाई कर देते हैं। रास्ते में कुछ समय रुककर वे उन भेड़ों के ऊन भी उतरवाते हैं। इसके बाद वे शिवालिक के ग्रेजिंग ग्राउंड्स के लिए निकल जाते हैं। फिर अप्रैल ख़त्म होते होते ऊपर की ओर चल पड़ते हैं। यही उनके मूवमेंट का पैटर्न है। ओके, अब जरा और ईस्टवर्ड चलते हैं, गढ़वाल और कुमायूं की तरफ। वहाँ के पेस्टोरलिस्ट्स को क्या कहते हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड गुज्जर्स। अब देखते हैं कि इनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ के बीच होता है। इनका मूवमेंट भाभर के ड्राई फॉरेस्ट और बुग्याल के मिडोज के बीच में होता है। तो ये गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर विंटर में भाभर के सूखे जंगलों की तरफ चले जाते हैं और समर में बुग्याल के मिडोज की तरफ चले जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वे ओरिजिनली जम्मू से हैं। ये लोग दरअसल ग्रीन पास्चर्स की तलाश में ही इधर आए थे और फिर बस गए। तो ये जो साइकिल है ना मूवमेंट का समर और विंटर के बीच, ये हिमालयन रीजन के सारे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ में, चाहे वो भुटियाज हों, शेरपाज हों या किन्नौरीज हों, सभी में दिखाई देता था। ये सभी कम्युनिटीज़ सीजनल चेंजेस के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों के पास्चर्स का इफ़ेक्टिव यूज़ करते थे। ये जो मूवमेंट था ना, यह इन्वायरमेंट के एंगल से भी अच्छा था। वो ऐसे कि जब एक जगह की हरियाली ख़त्म हो जाती थी तो इस मूवमेंट के कारण उस जगह की सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती थी। उनके दूसरे जगह चले जाने से वो जगह अपनी फर्टिलिटी रीगेन कर लेता था। दूसरे जगह चले जाने के कारण पास्चर्स ओवर यूज से बच जाता था और उस पास्चर को रिकवर करने का टाइम मिल जाता था। समझ गए? Let us now go to Unit 1.2 on the plateaus, plains and deserts.
and begin with Dhangars of Maharashtra. Dhangars were the most important pastoral communities of Maharashtra. Most of them were shepherds, some were blanket weavers, and still others were buffalo herders. तो उसमें ज़्यादातर चरवाहे थे, हालांकि कुछ लोग कंबल और चादर भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। धांगर शेफर्ड्स बरसात के समय मतलब मानसून के वक्त महाराष्ट्र के सेंट्रल प्लेटो में रहते थे। ये इलाका सेमी एरिड रीजन है, मतलब यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसीलिए यहाँ सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ ही पाई जाती थी और फसल के नाम पे बाजरा जैसे ड्राई क्रॉप्स ही होते थे। मानसून में ये इलाके धांगर के जानवरों के लिए फर्स्ट क्लास ग्रेजिंग ग्राउंड्स बन जाते थे। अक्टूबर में धांगर बाजरे की कटाई करते थे और पास्चर की तलाश में वेस्ट की ओर चल पड़ते थे और कोंकण रीजन पहुंचकर अपना डेरा डाल देते थे। यहाँ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती थी, बारिश भी खूब होती थी, इसीलिए खेती भी खूब होती थी। जिस समय धांगर लोग यहाँ पहुँचते थे उस समय कोंकण के किसान को खरीफ की फसल काट कर रबी के लिए खेत तैयार करना होता था। तो कोंकण किसान धांगर के जानवरों को अपने खेतों में चरने की इजाज़त दे देते थे। इससे होता यह था कि मवेशी को स्टबल चरने को मिल जाता था और मवेशी जो गोबर करते उससे किसानों को भी मुफ्त में उनके खेतों के लिए खाद मिल जाया करता। स्टबल मीन्स ठूंठ। फसल की कटाई के बाद जो हिस्सा ज़मीन के साथ रह जाता है ना, उसे स्टबल कहते हैं। तो इस तरह धांगर्स को भी और कोंकणी फार्मर्स को भी दोनों को फ़ायदा हो जाता था। इसके अलावा कोंकणी फार्मर्स धांगर्स को कुछ चावल भी दे देते थे, जिसे वे अपने साथ ले जाते थे, क्योंकि जहाँ वे रहते थे वहाँ चावल नहीं होता था। अब जैसे ही मानसून की बारिश होती थी तो धांगर कोंकण एरिया छोड़ वापस अपने ठिकाने यानी कि ड्राई सेंट्रल प्लेटो ऑफ महाराष्ट्र लौट जाते, क्योंकि भेड़ वेट मानसून कंडीशंस को टॉलरेट नहीं कर पाते थे। तो ये था धांगर पेस्टोरलिस्ट्स का पैटर्न ऑफ मूवमेंट। अब चलते हैं जरा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की ओर। वहाँ कौन सी पेस्टोरलिस्ट कम्युनिटी पाई जाती है? गोल्ला, कुरुमास एंड कुरुबाज। ये लोग करते क्या थे? द गोल्लाज हर्डेड कैटल while the Kurubas and Kurumas reared sheep and goats and sold woven blankets. गोल्ला तो प्रायः गाय भैंस पालते थे, पर कुरुबाज और कुरुमास भेड़ बकरी पालते थे और हाथ से बुने कंबल बेचा करते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के पास रहते थे और अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ दूसरे काम भी करते थे। यहाँ के चरवाहे बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदला करते थे। ड्राई सीजन में वे कोस्टल रीजन्स में चले जाते थे और बरसात शुरू होने से पहले वापस चले आते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि वेट स्वैम्पी कंडीशंस को सिर्फ भैंस ही बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ऐसे में बाकी जानवरों को वापस ड्राई प्लेटो रीजन में शिफ्ट करना जरूरी हो जाता था। तो हम क्या पाते हैं कि इनका मूवमेंट पहाड़ वाले चरवाहों के ठीक अपोजिट हुआ, है ना। अब जरा बंजारों की बात कर लेते हैं। बंजारे यूपी, एमपी, पंजाब और महाराष्ट्र के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग अच्छे चारागाह मतलब गुड पास्चर लैंड की तलाश में दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में फूड ग्रेन्स और फॉडर के बदले गांव वालों को खेत जोतने वाले जानवर और दूसरी चीज़ें बेच देते थे। समझ गए? अब चलते हैं राजस्थान के रेगिस्तान में और देखते हैं वहाँ के पेस्टोरल कम्युनिटीज़ को। यहाँ कौन पाए जाते हैं? रायकास। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इन इलाकों में बारिश तो होती ही नहीं है, होती भी है तो बहुत कम, इसीलिए खेती की उपज भी बढ़ती घटती रहती है। बहुत से इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं है। यही कारण था कि वे लोग खेती के साथ साथ पेस्टोरलिज्म को अपनाते थे। बरसात के समय बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर के रायका अपने गांव में ही रहते, क्योंकि इस समय वहां चारा मिल जाता था। लेकिन अक्टूबर आते आते चारे सूखने लग जाते थे। तब ये लोग नए पास्चर्स की तलाश में दूसरे जगह के लिए निकल जाते और अगली बरसात में ही लौटते थे। रायकास के बच्चों दो ग्रुप होते हैं,
एक जो भेड़ बकरी पालते हैं और दूसरे जो ऊँट पालते हैं। जो ऊँट पालते हैं उन्हें मरुरायका कहा जाता है। तो बच्चों, जब हम इनके जीवन को देखते हैं तो कुछ बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। एक तो ये कि कहीं भी मूव करने से पहले वे काफ़ी सोच विचार करते थे। वे जहाँ जा रहे होते थे वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस की जानकारी रखते थे। इस बात का ख्याल रखते थे कि वहाँ कितने दिन तक ये रह सकते थे, उन्हें कहाँ पानी और पास्चर मिल सकता था। इसके बाद टाइमिंग, वे एक इलाके से दूसरे इलाके जाने का सही समय चुनते थे और इस बात का ख्याल रखते थे कि किन इलाकों से उन्हें गुजरने की छूट मिल जाएगी और किन इलाकों से नहीं। सफ़र के दौरान ड्यूरिंग द मूवमेंट रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसान से भी अच्छे रिलेशन बनाकर रखने पड़ते थे ताकि उनके जानवर उन किसानों के खेतों में घास चर सकें। ठीक है, लेट अस नाउ गो टू द नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 2, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ। अभी अभी हम लोगों ने पेस्टोरलिस्ट्स के जिस लाइफ को देखा, कॉलोनियल रूल के दौरान उसमें काफ़ी चेंजेस आए। उनके ग्रेजिंग ग्राउंड सिमट गए, छोटे हो गए। उनके मूवमेंट्स में बंदिशें लगने लगी। उनसे जो रेवेन्यू चार्ज किया जाता था वो बढ़ा दिया गया। खेती में उनका हिस्सा घटने लगा। इससे उनके पेशे पर भी बुरा असर पड़ने लगा। बच्चों, हम लोगों ने फॉरेस्ट सोसाइटी वाले लेसन में देखा कि कॉलोनियल पीरियड में कई कारणों से कल्टीवेशन का एक्सपेंशन हुआ। हम लोगों ने फॉरेस्ट सोसाइटी वाले लेसन में ये भी पढ़ा कि अंग्रेजों को हमारे फॉरेस्ट का महत्व समझ में नहीं आता था। वे उसे बेकार मानते थे क्योंकि उससे न तो लगान आता था न ही कोई उपज। इसीलिए उनका मानना था कि इन बियाबान जंगलों में खेती करने से क्रॉप्स भी पैदा किया जा सकता था और रेवेन्यू भी जनरेट किया जा सकता था। यहाँ भी हम देखेंगे कि कॉलोनियल गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग ग्राउंड्स को कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट करना चाहती थी क्योंकि लैंड रेवेन्यू उनके मेन सोर्स ऑफ इनकम में से एक हुआ करता था। यदि खेती का एरिया बढ़ता था तो स्वाभाविक है कि गवर्नमेंट का इनकम भी बढ़ता। इतना ही नहीं, इससे जूट, कॉटन और वीट जैसी फसलों के प्रोडक्शन की भी बढ़ोतरी होती, जिसकी ज़रूरत उस समय इंग्लैंड में खूब हुआ करती थी। इसीलिए वे उन ग्रेजिंग ग्राउंड्स को खेती के योग्य बनाना चाहते थे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मिड 19th सेंचुरी में देश के विभिन्न भागों में वेस्ट लैंड रूल्स बनाए गए। इन्हीं रूल्स के तहत गवर्नमेंट अनकल्टिवेबल लैंड्स को अपने कब्जे में लेकर कुछ खास लोगों को देने लगी। ऐसे जमीनों को खेती के लायक बनाने और उस पर खेती करने को जमकर बढ़ावा दिया गया। इस तरह कब्जे में ली गई अधिकतर जमीन ग्रेजिंग लैंड्स की थी, जिन्हें चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। तो इस तरह एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन तो होने लगा, पर पास्चर सिमटने लगे, और जब पास्चर सिमटने लगे तो पेस्टोरलिस्ट के लिए समस्याएं पैदा होने लगी। ये एक बात हुई। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉरेस्ट एक्ट, कि कैसे फॉरेस्ट एक्ट ने इनकी लाइफ पर असर डाला। हम लोगों ने फॉरेस्ट सोसाइटी वाले लेसन में फॉरेस्ट एक्ट पढ़ा था ना, याद है ना। फॉरेस्ट एक्ट 1865 में बनाया गया था और फिर 1878 में उसमें अमेंडमेंट करके फॉरेस्ट्स को रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट 3 कैटेगरी में बांट दिया गया था। इस लॉ ने फॉरेस्ट पर डिपेंड रहने वालों को और फॉरेस्ट के अंदर बसे गांव के लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया था। रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स के तो एंट्री पर ही रोक लगा दी गई थी। न वहाँ से लकड़ी काटी जा सकती थी, न वहाँ से फल कलेक्ट किया जा सकता था, न हंटिंग की इजाज़त थी, न फिशिंग की। सब कुछ तो इलीगल बना दिया गया था। तो इस लॉ का असर इन चरवाहों पर भी पड़ा। इनके भी जंगल में घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। इन जंगलों में पेस्टोरलिस्ट को कुछ कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स तो दिए गए, लेकिन उनके मूवमेंट पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगी रही। इन अंग्रेज ऑफिशियल्स को लगता था कि पौधे के जो छोटे छोटे कोमल शूट्स निकलते हैं ना, वे कैटल ग्रेजिंग से नष्ट हो जाते हैं, और जो छोटे पौधे होते हैं ना, सैपलिंग्स, उन्हें ये जानवरों के झुंड कुचल देते हैं, जिससे नए ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते हैं। जिन जंगलों में उन्हें घुसने की छूट थी, मतलब जहाँ एंट्री अलाउड थी, वहाँ भी उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी।
उन्हें एंट्री के लिए परमिट लेना पड़ता था। उनके एंट्री और डिपार्चर के डेट्स पहले से तय होते थे। मतलब अब ये जंगल में ज़्यादा समय नहीं गुजार सकते थे। अब उनका जंगल में स्टे सीमित हो गया। भले ही वहाँ कितना भी चारा हो, कितनी भी घास हो, उन्हें परमिट के हिसाब से तय समय में बाहर निकलना ही पड़ता था, क्योंकि यह परमिट में पहले से लिखा होता था कि वे कब तक जंगल में रहेंगे। यदि वे ओवरस्टे कर जाते तो उन पर फाइन लगा दिया जाता था। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। लेट अस डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। बच्चों, ये ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन नोमैड्स को संदेह की दृष्टि से देखते थे। इनको लगता था कि जो लोग गांव-गांव घूमकर अपना सामान बेचते थे, या वैसे चरवाहे जो हर सीजन पैस्चर्स की तलाश में जगह बदलते थे, वे विश्वास करने लायक नहीं थे। वे चाहते थे कि ग्रामीण लोग अपने गांव में ही रहें, एक फिक्स्ड प्लेस पर, और वो भी किसी पर्टिकुलर फील्ड पर फिक्स्ड राइट्स के साथ, क्योंकि ऐसे पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना आसान होता है, उनको कंट्रोल करना भी आसान होता है। इसीलिए जो लोग एक जगह टिक कर रहते थे उन्हें पीसफुल और लॉ अबाइडिंग माना जाता था, और जो नोमैडिक थे उन्हें क्रिमिनल माना गया। बच्चों, 1871 में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। इस लॉ के तहत क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर्स और पेस्टोरलिस्ट के कई कम्युनिटीज़ को क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया गया। ऐसा माना जाने लगा कि ये लोग जन्म से और नेचर से ही क्रिमिनल हैं। दे वर क्रिमिनल बाय नेचर एंड बर्थ। जब ये कानून लागू हो गया तो इन कम्युनिटी से यह एक्सपेक्ट किया जाता था कि वे एक नोटिफाइड विलेज में ही रहें। वे उस नोटिफाइड एरिया के बाहर बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। पुलिस उन पर हमेशा नज़र रखने लगी। समझ गए? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बच्चों अपने इनकम बढ़ाने के लिए हर तरह के प्रयास किए। उन्होंने लैंड, कैनाल वाटर, सॉल्ट, ट्रेडेड गुड्स पर तो टैक्स लगाया ही, जानवरों को भी नहीं छोड़ा। उन लोगों ने देश के अधिकतर पेस्टोरल ट्रैक्ट्स पर ग्रेजिंग टैक्स लगा दिया। अब इन चरवाहों से चारा चरने वाले उनके हर जानवर पर टैक्स वसूला जाने लगा। पहले गवर्नमेंट इस टैक्स को खुद वसूला करती थी, पर बाद में गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन का काम ऑक्शन कर कॉन्ट्रैक्टर्स को सौंप दिया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी खूब पैसे कमाए। कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत अधिक टैक्स वसूलते थे, पर गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट ही देते थे। ऐसा करके वे उस पैसे को भी वसूल लेते थे जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए लगाया हुआ होता था। अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन तो इन बेचारे पेस्टोरलिस्ट्स का ही होता था। इसीलिए गवर्नमेंट ने फिर से सीधे इन पेस्टोरलिस्ट से ही टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। हर चरवाहे को एक पास इशू कर दिया गया। किसी भी ग्रेजिंग ट्रैक्ट में घुसने से पहले उन्हें पास दिखाकर टैक्स पे करना पड़ता था। चरवाहों के पास कितने जानवर हैं और उसने कितना टैक्स पे किया है, पास में इसकी एंट्री कर दी जाती थी। समझ गए? लेट अस नाउ सी हाउ डिड दीज चेंजेस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ पेस्टोरलिस्ट्स। कॉलोनियल रूल के दौरान जो लॉज बनाए गए उनकी वजह से चारागाहों में गंभीर समस्या पैदा होती गई। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजिंग ग्राउंड्स को गवर्नमेंट कंट्रोल में लेके उन्हें खेतों में बदला जाने लगा, वैसे वैसे चारागाहों के लिए उपलब्ध इलाके सिकुड़ने लगे। इसी तरह फॉरेस्ट के रिजर्वेशन का नतीजा ये हुआ कि शेफर्ड्स और कैटल हर्डर्स अब अपने मवेशियों को जंगल में पहली जैसी आज़ादी से नहीं चरा सकते थे। जब ग्रेजिंग लैंड्स खेतों में बदलने लगे तो बचे कुचे ग्रेजिंग लैंड्स में चरने वाले जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि चारागाह सदा जानवरों से भरे रहने लगे। अब तक तो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट अपने मवेशियों को कुछ दिन पहले तक एक इलाके में चराते थे और उसके बाद किसी और इलाके में चले जाते थे। इस अदला बदली की वजह से पिछले चारागाह भी फिर से हरे भरे हो जाते थे, क्योंकि इस मूवमेंट की वजह से इनको नेचुरली रीग्रो करने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। लेकिन पेस्टोरल मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगने से जो ग्रेजिंग लैंड्स अवेलेबल थे उनका बेहिसाब इस्तेमाल होने लगा। इससे पेस्चर्स की क्वालिटी डिटेरियोरेट करने लगी। जानवरों के लिए भी चारा कम पड़ने लगा। इसका असर जानवरों की सेहत पर पड़ने लगा। चारे की कमी और तब
पड़ने वाले अकाल की वजह से कमजोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे। तो चरवाहों ने इन बदलावों का सामना कैसे किया? हाउ डिड द pastoralists cope with these changes? सबसे पहले रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कैटल। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की संख्या कम कर दी। अब बहुत सारे जानवरों को चराने के लिए पहले की तरह बड़े बड़े और बहुत सारे मैदान ही नहीं बचे थे। जब पुराने चरागाहों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो गया तो कुछ चरवाहों ने नए नए चरागाह ढूंढ लिए, मतलब सर्च ऑफ न्यू पास्चर्स। जैसे कि ऊंट और भेड़ पालने वाले रायका 1947 के बाद न तो सिंध में दाखिल हो सकते थे, न इंडस रिवर के किनारे अपने जानवरों को चरा सकते थे जैसा कि वे पहले करते थे। इंडिया और पाकिस्तान के बीच अब तो बाउंड्री खींच दी गई थी, तो वे उधर कैसे जाते? नेचुरली अब उन्हें जानवरों को चराने के लिए नई जगह ढूंढनी थी। तो अब वे हरियाणा के खेतों में जाने लगे हैं, जहां कटाई के बाद खाली पड़े खेतों में वे अपने मवेशियों को चरा सकते थे। इसी समय खेतों को भी खाद की जरूरत रहती है, जो उन्हें इन जानवरों के गोबर से मिल जाती है। समय गुजरने के साथ साथ कुछ धनी चरवाहों ने अपनी नोमैडिक लाइफ छोड़ दी। वे जमीन खरीदकर एक सेटल्ड लाइफ बसर करने लगे। उनमें से कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे। That means some of them left their traditional occupations and searched for new ones. वहीं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था, वे मनी लेंडर से बोरो कर दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुत से पैस्टोरलिस्ट्स के मवेशी भी हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। वे खेतों या छोटे मोटे कस्बों में मजदूरी करते दिखाई देने लगे। इन सब के बावजूद चरवाहे न केवल आज तक जिंदा हैं, बल्कि हाल के दशकों में कई जगह तो उनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। जब किसी भी इलाके के चरागाहों में उनके एंट्री पर रोक लगा दी जाती थी, तो वे अपने डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट बदल लेते थे। कभी उन्होंने अपने हर्ड को छोटा कर लिया, तो कभी पेस्टोरलिज्म के साथ साथ इनकम के लिए दूसरे काम धंधे भी किए। तो इस तरह मॉडर्न वर्ल्ड के चेंजेस के साथ खुद को अडेप्ट किया। पेस्टोरलिस्ट्स पर इस तरह के बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं थोपे गए थे। दुनिया के बहुत सारे इलाकों में न्यू लॉज और सेटलमेंट पैटर्न ने मॉडर्न वर्ल्ड में आ रहे चेंजेस के मुताबिक पेस्टोरलिस्ट्स को अपनी ज़िंदगी का ढर्रा बदलने पर मजबूर किया है। लेट अस नाउ मूव टू यूनिट 3 पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका। बच्चों, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां दुनिया की आधी से अधिक पेस्टोरल आबादी रहती है। आज भी अफ्रीका के करीब 22 मिलियन लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए किसी न किसी तरह की पेस्टोरल एक्टिविटीज़ पर डिपेंड करते हैं। इनमें बेडुइन्स, बर्बर्स, मासाई, सोमाली, बोरान और तुर्काना आदि शामिल हैं। इन कम्युनिटीज़ में से ज़्यादातर आज सेमी एरिड ग्रासलैंड या एरिड डेजर्ट्स में रहते हैं। ऐसे इलाकों में बारिश बहुत कम होती है, इसीलिए खेती करना भी बहुत मुश्किल है। वे लोग करते क्या हैं? They raise cattle, camels, goats, sheep and donkeys. ये लोग गाय, बैल, ऊंट, बकरी, भेड़ और गधे पालते हैं और दूध, मीट, एनिमल स्किन मतलब पशुओं की खाल और ऊल वगैरह बेचते हैं। कुछ तो ट्रेड कर पैसा कमाते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट संबंधी काम करते हैं, कुछ खेती के साथ साथ पेस्टोरल एक्टिविटीज़ को भी कंबाइन कर लेते हैं। तो इस तरह उनका जीवन चलता है। समझ गए? अब हम लोग इनमें से एक कम्युनिटी मासाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले मासाई का मीनिंग। मासाई इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मासाई मीन्स माई पीपल। मासाई मतलब मेरे लोग। ट्रेडिशनली दे आर पेस्टोरल नोमैड्स हु डिपेंड अपॉन मिल्क एंड मीट फॉर सब्सिस्टेंस। ये लोग ईस्ट अफ्रीका के रहने वाले लोग हैं। वे जिस रीजन में पाए जाते हैं उसे मासाई लैंड कहते हैं। ट्रेडिशनली मासाई ऐसा मानते हैं कि टिलिंग द लैंड फॉर क्रॉप फार्मिंग इज ए क्राइम अगेंस्ट नेचर। वंस यू कल्टीवेट द लैंड इट इज़ नो लॉन्गर सूटेबल फॉर ग्रेजिंग। मतलब जमीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। यदि आप जमीन पर खेती करने लगते हैं तो फिर वो जमीन ग्रेजिंग के लायक रह ही नहीं जाती है।
मसाई लैंड का इलाका आज के नॉर्थ कीनिया से लेकर के नॉर्थ तंजानिया के स्टेपीज तक फैला हुआ था। स्टेपीज घास के मैदान को कहते हैं। बच्चों, लेट 19th सेंचुरी में जब अफ्रीका में यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट हुआ तो कीनिया वाला इलाका ब्रिटिश के कब्जे में आ गया और तंजानिया वाला जर्मनी के। और 1885 में इन लोगों ने ब्रिटिश कीनिया और जर्मन तंगानिका के बीच एक इंटरनेशनल बाउंड्री खींचकर मसाई लैंड के दो बराबर बराबर टुकड़े कर दिए। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो बेस्ट ग्रेजिंग लैंड्स थे वे वाइट सेटलमेंट के लिए, मतलब गोरों को बसाने के लिए अपने कब्जे में ले लिया और मसाई लोगों को साउथ कीनिया और नॉर्थ तंजानिया के एक छोटे से इलाके में समेट दिया। ऐसा होने से कॉलोनियल पीरियड से पहले मसाइयों के पास जितनी ज़मीन थी उनमें से 60% ज़मीन उनके हाथ से निकल गई और अब वे एक ऐसे सूखे इलाके में कैद होकर रह गए जहां न अच्छी बारिश होती थी और न ही अच्छे पास्चर्स थे। 19th सेंचुरी के अंतिम सालों में ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट लोकल फार्मर्स को अपनी खेती के एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी। इससे पास्चर लैंड कल्टीवेबल लैंड में कन्वर्ट हो जाएंगी, खेती करने वाले सेटल्ड कम्युनिटी होंगे, उन पर शासन करना भी आसान होगा, उन पर टैक्स लगाना आसान होगा। इसका नतीजा ये हुआ कि जैसे जैसे कल्टीवेशन का एक्सपेंशन होता गया वैसे वैसे पास्चर लैंड खेतों में बदलते गए और जो मसाई लोग ब्रिटिशर्स के आने के पहले फार्मर्स पर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली डोमिनेट करते थे, उनका डोमिनेशन बाय द एंड ऑफ कॉलोनियल रूल खत्म हो गया और खेती करने वालों का पलड़ा भारी हो गया। इसके बाद वहाँ बहुत सारे ग्रेजिंग लैंड्स को गेम रिजर्व्स बना दिया गया, जैसे कीनिया में मसाई मारा और सांबुरू नेशनल पार्क और तंजानिया में सेरेंगेटी नेशनल पार्क बना दिए गए। गेम रिजर्व्स आप लोग समझते हैं ना, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस लैंड को यूज किया जाता है ना उसे गेम रिजर्व्स कहा जाता है। और इन रिजर्व्स में पेस्टोरलिस्ट का घुसना अलाउड नहीं है, मतलब वे न वहां जा सकते थे, न शिकार कर सकते थे और न ही अपने पशुओं को चरा सकते थे। जबकि ट्रेडिशनली ऐसे बहुत सारे रिजर्व्स में मसाई अपने पशुओं को चराया करते थे। जैसे कि सेरेंगेटी नेशनल पार्क को ही ले लीजिए, इस पार्क के लिए ज़मीन कहाँ से आई? इस पार्क का 14,750 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया मसाई ग्रेजिंग लैंड पर कब्जा करके बनाया गया। सोचिए कितना बड़ा इलाका इनके हाथ से निकल गया। पहले इसमें वे ग्रेजिंग किया करते थे, अब सबको वहाँ से निकाल दिया गया। मसाई के बेस्ट ग्रेजिंग ग्राउंड्स और वाटर रिसोर्सेज छीन जाने से क्या हुआ कि इनको जिस एरिया में रहने दिया गया उस छोटे से लैंड पर प्रेशर बढ़ गया। एक छोटे एरिया में लगातार ग्रेजिंग होने से पास्चर्स की क्वालिटी गिरने लगी, चारा कम पड़ने लगा और पशुओं के लिए चारे की समस्या एक परमानेंट प्रॉब्लम बन गई। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे कॉलोनियल रूल ने उनकी ज़मीन भी छीन ली और उनके मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ये सब कुछ इन्हीं के साथ हुआ ऐसा नहीं है, ऐसे ही प्रॉब्लम्स अफ्रीका के दूसरे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ ने भी फेस किया। साउथ वेस्ट अफ्रीका में नामीबिया में कोआको लैंड हर्डर्स रहते हैं। वे ट्रेडिशनली कोआको लैंड और ओवाम्बो लैंड के बीच मूव करते थे और पास के मार्केट में स्किन, मीट और दूसरे प्रोडक्ट्स बेचा करते थे, पर यह सब कुछ टेरिटोरियल बाउंड्रीज बनने से बंद हो गया। लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, द बॉर्डर्स आर क्लोज्ड। बच्चों, 19th सेंचुरी में खुली ज़मीन की कमी नहीं थी, इसीलिए जो भी पेस्टोरलिस्ट थे उन्हें पैस्चर्स की खोज में दूर दूर तक जाने में कोई रुकावट नहीं थी। जब किसी जगह के पैस्चर सूख जाते थे तो ये पेस्टोरलिस्ट अपने पशुओं को चराने के लिए नए एरिया में चले जाते थे। पर लेट 19th सेंचुरी में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनके मूवमेंट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। मसाइयों की तरह दूसरे पेस्टोरल ग्रुप्स को भी विशेष रूप से नोटिफाइड एरिया में रहने के लिए फोर्स किया गया। उन्हें उस एरिया से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, वे बस उसी एरिया के अंदर घूम सकते थे और यदि उन्हें अपने पशुओं के साथ उस एरिया से बाहर जाना हो तो उसके लिए स्पेशल परमिट लेना पड़ता था और ये परमिट लेना आसान काम नहीं होता था। परमिट लेने में बहुत दिक्कत आती थी,
हैरेसमेंट भी झेलना पड़ता था। नियम तोड़ने वालों को सीवियरली पनिश भी किया जाता था। इन पेस्टोरलिस्ट्स का व्हाइट एरिया में प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया। वे व्हाइट एरिया में नहीं जा सकते थे। ऐसे ही कई रीजन्स थे जहां वे किसी भी तरह का ट्रेड नहीं कर सकते थे। दरअसल व्हाइट सेटलर्स और यूरोपियन कॉलोनिस्ट्स उन्हें डेंजरस और सैवेज समझते थे। सैवेज का मतलब जंगली, असभ्य। इसीलिए वे चाहते भी थे कि इनसे कम ही वास्ता पड़े, पर ऐसा संभव नहीं था क्योंकि इनके बिना उनका काम चल ही नहीं सकता था। आखिर उनके लिए माइंस कौन खोदता, रोड्स कौन बनाता? इन कामों के लिए तो उन लोगों को ब्लैक लेबर पर ही डिपेंड होना पड़ता था। तो इस तरह जो ये नए टेरिटोरियल बाउंड्रीज बनाकर इनके मूवमेंट्स को रोका गया, इससे इन पेस्टोरलिस्ट का जीवन एकदम से बदल गया। वे उस छोटे से इलाके में खुद को कैद सा महसूस करने लगे। इससे उनके पेस्टोरल एक्टिविटीज़ पर भी असर पड़ा और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पर भी। हालांकि ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पूरी तरह से तो रुकी नहीं है। बच्चों, ड्रॉट जब भी आते हैं तो लोगों का जीवन प्रभावित हो जाता है ना? और पेस्टोरलिस्ट का सोचिए, बारिश ना होने से जब पास्चर सूख जाते हैं और ऐसे में जहाँ चारा अवेलेबल हो वहाँ कैटल को यदि नहीं ले जाया गया तो क्या होगा? कैटल तो भूख से मरने लगेंगे ना। यही वजह है कि पेस्टोरलिस्ट्स ट्रेडिशनली नोमैडिक होते हैं। यही नोमैडिज्म उन्हें बुरे समय में काम आती है और इस संकट से बचाती है। पर कॉलोनियल पीरियड में क्या हुआ? उन लोगों को एक खास एरिया में कन्फाइन कर दिया गया ना, और पास्चर्स की खोज में कहीं बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई। उन्हें तो उनके बेस्ट ग्रेजिंग लैंड से अलग कर एक सेमी एरिड एरिया में रहने को मजबूर कर दिया गया था, जहां बार बार सूखा पड़ने का अंदेशा हमेशा बना रहता था। इसीलिए जब सूखा पड़ता था तो वे बड़ी संख्या में उनके कैटल मर जाते थे, क्योंकि वे अपने कैटल को उन जगहों पर नहीं ले जा सकते थे जहां पास्चर्स अवेलेबल हुआ करते थे। आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए एक स्टैट से पता चलता है कि 1930 में कीनिया के मसाई के पास 7,20,000 कैटल, 8,20,000 शीप और 1,71,000 डंकी हुआ करते थे। पर 1933 और 1934 में पड़े सूखे के 2 सालों में मासाई रिजर्व के आधे से ज़्यादा जानवर मर गए। मतलब हम कह सकते हैं कि ग्रेजिंग लैंड के कम हो जाने से सूखे का एडवर्स इफेक्ट और अधिक बढ़ गया। बार बार सूखा पड़ने के कारण उनके एनिमल स्टॉक तेजी से घटने लगे। चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं, नॉट ऑल वेर इक्वली इफेक्टेड। आइए जरा कॉलोनियल पीरियड के पहले के मासाई सोसाइटी को समझते हैं। मासाई सोसाइटी 2 कैटेगरीज में बटा हुआ था, एल्डर्स एंड वॉरियर्स। Elders were the ruling group. They used to meet in periodic councils to decide on the affairs of the community to settle disputes. मतलब ये लोग शासन चलाते थे और समय समय पर अपने कम्युनिटी से जुड़े मसलों पर विचार विमर्श करने के लिए सभाएं किया करते थे। वॉरियर्स क्या करते थे? They consisted of young people and were mainly responsible for protection of the tribe. ये नौजवान लोग होते थे और अपने कबीले की हिफाजत करना इनका मेन जॉब था। ये कभी कभी दूसरे कबीलों के मवेशी भी छीन कर लाते थे। बच्चों, जिस सोसाइटी में कैटल को ही वेल्थ माना जाता था, वहाँ रेड मारकर दूसरों के जानवर छीन लेना एक बहुत बड़ा काम होता था। अलग अलग पेस्टोरल ग्रुप्स की ताकत इन्हीं रेड से तय होती थी। यंग मैन को तभी वॉरियर क्लास का हिस्सा माना जाता था जब वे दूसरे ग्रुप की कैटल छीन कर लाते थे और युद्ध में बहादुरी दिखाकर अपनी मर्दानगी प्रूव करते थे। बहरहाल वे एल्डर्स के नीचे रहकर ही काम करते थे। अब जब कॉलोनियल रूल शुरू हुआ तो क्या हुआ? मासाई के मामलों की देखभाल के लिए कॉलोनियल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मासाई के अलग अलग सब ग्रुप्स के चीफ अपॉइंट कर दिए और उनको अपने अपने ट्राइब्स की जिम्मेवारी दे दी। उनके जो रेड्स होते थे, वे जो लड़ाइयाँ लड़ते थे, उन सब पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। इस तरह उनका जो एल्डर्स और वॉरियर वाला ट्रेडिशनल सिस्टम था वो कमज़ोर पड़ गया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने जो चीफ अपॉइंट किए थे उनके तो दिन सुधर गए, उन्होंने खूब पैसे कमाए, उनका इनकम रेगुलर था,
जिससे वो एनिमल्स, गुड्स, लैंड कुछ भी खरीद सकते थे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज देने लगे। उनमें से ज़्यादातर बाद में शहरों में जाकर बस गए और ट्रेड करने लगे, पर उनका परिवार, उनके वाइफ्स, चिल्ड्रन गांव पे ही रहकर जानवरों की देखभाल करते थे। तो इस तरह इन चीफ्स को पेस्टोरल और नॉन पेस्टोरल दोनों तरह की आमदनी होती थी। ये तो हुई उन चीफ्स की बात जिन्हें गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था। उन पुअर पेस्टोरलिस्ट का क्या हुआ जो अपने जानवरों के साथ जिंदगी बसर करते थे? उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। उनके पास बुरे वक्त का सामना करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं होते थे। वार के समय या फेमिन के समय उनके पास कुछ नहीं बचता था, सब खत्म हो जाता था। तब ये काम की तलाश में टाउन्स का रुख करते थे। कोई कच्चे कोयले जलाने का काम, चारकोल बर्निंग करता था, तो कोई और कुछ। लक अच्छा हो तो रोड या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम मिल जाता था। तो इस तरह हम क्या पाते हैं कि मासाई सोसाइटी में दो तरह के चेंजेस आए। पहला ये कि जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस एज को लेकर एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच हुआ करता था वो बुरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। और दूसरा ये कि अमीर और गरीब पेस्टोरलिस्ट के बीच नया भेदभाव पैदा हुआ। तो हमने इस लेसन में क्या पढ़ा? हमने ये जाना कि मॉडर्न वर्ल्ड में आए चेंजेस ने दुनिया के पेस्टोरल कम्युनिटीज़ पर किस तरह असर डाला। न्यू लॉज और न्यू बॉर्डर्स ने उनके मूवमेंट के पैटर्न को ही बदल दिया। जैसे जैसे पास्चर्स की ज़मीन घटती गई, ग्रेजिंग एक समस्या बन गई। जो पास्चर्स बचे थे, ओवर ग्रेजिंग से वे भी डिटेरियोरेट करने लगे। ड्रॉट के समय समस्या और गंभीर हो जाती थी, पशु मरने लगते थे। फिर भी पेस्टोरलिस्ट ने समय के साथ खुद को ढाला। तो बच्चों, इसी के साथ पेस्टोरलिज्म इन द मॉडर्न वर्ल्ड का रिवीजन समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्लास में किसी और लेसन का वन शॉट रिवीजन करेंगे। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।